नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लास में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभिवृद्धि और विकास। ठीक है, अभिवृद्धि को हम कहते हैं ग्रोथ, ठीक है, और विकास यानी डेवलपमेंट। अब क्या होता है अभिवृद्धि और क्या होता है विकास, आप देखोगे कि जो रीट में हमको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ अक्सर मैंने देखा है शीटेट वगैरह के जो पुराने पेपर उन सब में भी यहाँ से प्रश्न बन के आता है, और आपके रीट में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो अभिवृद्धि की जैसे 4 विशेषताएं दे देगा, 3 विशेषताएं दे देगा, एक विशेषता आपको किसकी दे देगा, विकास की दे देगा, या 3 विशेषता विकास की दे दी, एक विशेषता अभिवृद्धि की दे दी, या फिर इनके अंतर के आधार पर आपस से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो आपको पहले ये समझना है कि अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। तो देखो, सिंपल सी भाषा में अभिवृद्धि यानी ग्रोथ। ग्रोथ को आप यूँ भी ले सकते हो, अभिवृद्धि की जगह वृद्धि भी दे देता है। ठीक है, वृद्धि यानी होता है बढ़ना। वृद्धि यानी क्या है, बढ़ना। और बढ़ना कैसा, तो ध्यान रखना, वृद्धि के अंदर जो हम बात करते हैं वो करते हैं शारीरिक पक्ष की, यानी हमारे फिजिकल जो वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसको हम कहते हैं जैसे शरीर की लंबाई बढ़ना। तो जो शरीर की शारीरिक जो लंबाई बढ़ रही है उसको हम किस में लेंगे, उसको हम लेंगे वृद्धि के अंदर। लेकिन विकास में किसको लेंगे, तो विकास में आपके शारीरिक पक्ष भी आता है, फिर आपके मानसिक पक्ष भी आता है, फिर आपके संवेगात्मक पक्ष भी आता है। ठीक है, इसी तरह से आपके सामाजिक पक्ष भी आता है, यानी सामाजिक शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटली, संवेगात्मक यानी इमोशनल, और सामाजिक यानी सोसाइटी। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये जो सारी चीज़ें ये आपके विकास के अंतर्गत आएगी, और वृद्धि में केवल आपके शारीरिक वृद्धि आएगी यानी बढ़ना आएगा। ठीक है, तो इनमें मेन अंतर क्या है, उन अंतर को अगर आप ध्यान रख लोगे तो वही इनकी अभिवृद्धि की और विकास की भी विशेषता हो जाती है। तो हम उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए आप, अभिवृद्धि और विकास में अंतर, इनमें जो अंतर है ये अगर आपने समझ लिए तो आप आसानी से जो यहाँ से आने वाला प्रश्न है उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन, यानी जो ग्रोथ है, अभिवृद्धि है, या आप इसको वृद्धि भी कह सकते हो। तो इसमें जो होने वाला परिवर्तन है वो किस में होता है, तो आप एक बात ध्यान रखना कि शरीर के अंगों में जो परिवर्तन होता है, जो हमारा फिजिकल विकास होता है, ठीक है, जो वृद्धि होती है उसमें शारीरिक पक्ष में जो वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। जबकि विकास के अंदर शारीरिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है, यानी सभी पक्षों में होने वाला परिवर्तन। यानी आपका शरीर भी बढ़ेगा, मेंटल एबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है, आपके अंदर सामाजिक गुण भी आएंगे। तो ये सब देखा जाता है विकास के अंदर। दूसरा है आकार बढ़ने से संबंधित। आकार बढ़ने का मतलब हो गया यहाँ लंबाई से। ठीक है, आकार बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि पहले आप छोटे से दिखते थे, बाद में आपकी क्या हो गई, लंबाई बढ़ गई। तो आकार बढ़ने से संबंधित। और यहाँ दे रखा है संपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित, यानी केवल आपकी लंबाई नहीं बढ़ी, उसके साथ साथ आपके अंदर क्या हो गया, गुणों का विकास भी हो गया, उसके साथ साथ आपको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान भी हो गया, आपके अंदर ज्ञान का विकास भी हो गया। फिर तीसरा पॉइंट है संकुचित अर्थ। अब जब आप जानते हो यहाँ एक चीज़ है तो संकुचित है, और जबकि यहाँ शारीरिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है, तो ये क्या हो गया, व्यापक, यानी ये इसका जो एरिया होता है वो वाइड होता है, व्यापक होता है। फिर बाहरी स्वरूप, यानी जैसे आप देखते हो कि पहले किसी व्यक्ति की हाइट, या जो छोटा बच्चा उसकी हाइट पहले 2 फीट थी, फिर 3 फीट हो गई, तो आप उसको देख के ही समझ जाते हो, काफ़ी दिनों बाद देखते हो कि भाई तेरी तो लंबाई बढ़ रही है। तो बाहरी स्वरूप, यानी बाहरी स्वरूप देख करके आपने क्या कर लिया, अनुमान लगा लिया। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ होती है वो बाहरी के साथ साथ क्या होती है, आंतरिक स्वरूप पाया जाता है उसका। ठीक है, और जबकि ये जो अभिवृद्धि होती है कैसी होती है, ये केवल बाहरी होती है, और विकास बाहरी के साथ साथ, यानी आपने माना हो सकता है कोई बच्चे से प्रश्न पूछे हो, ठीक है, और माना उसने वो सुना दिए हो, तो बाहरी स्वरूप भी हो सकता है। और हो सकता है कि आपने जो पूछा वो उसको नहीं आता हो, लेकिन उसके अलावा उसमें बहुत सारी नॉलेज हो, ठीक है, बहुत सारा ज्ञान हो, तो आंतरिक स्वरूप भी होता है। फिर है सीधे मापन संभव। अब जैसे आपको लंबाई को मापना है तो आप आसानी से माप सकते हो कि भाई कितने सेंटीमीटर है, आपने फीता लिया और नाप लिया, लेकिन सीधे मापन संभव नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे विकास को आप सीधा मापन नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति का कितना शारीरिक हुआ वो तो आप नाप लोगे, लेकिन किसी बच्चे का या बालक का कितना मानसिक विकास हो गया, कितना सामाजिक विकास हो गया, उनको आप लगभग में ही नाप सकते हो, मतलब एज इट इज़ आप
नहीं नाप सकते और उसके लिए भी विभिन्न तरह के टेस्ट बने, वो आप अप्लाई करोगे और सही आकलन करोगे तभी आप नाप सकते हो, ऐसे आप मापन। तो इसलिए कहा गया सीधे मापन संभव नहीं। ठीक है, मापन तो संभव है पर सीधे मापन यानी हम डायरेक्ट नहीं, तो सीधे मापन संभव इसमें और इसमें नहीं है। तो इस तरह से ये इसके 5 अंतर है। और कुछ अंतर है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो पहले आप दोबारा एक बार देख लो, ये शारीरिक पक्ष में होता है, जबकि यहाँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी आएगा। यहाँ आकार बढ़ने या लंबाई बढ़ने से संबंधित है, ये संपूर्ण पक्ष में आएगा। ये संकुचित है, ये व्यापक है, ये भारी स्वरूप है, इसमें भारी भी आ जाएगा और आंतरिक भी आ जाएगा। फिर सीधे मापन संभव नहीं, सीधे मापन संभव है, जबकि इसमें सीधे मापन संभव नहीं होता। और इसके जो अंतर है उनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। ये देखिए कुछ और अंतर है जिनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ आप ध्यान रखना, इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। वहाँ दे देगा आपको कि अभिवृद्धि परिमाणात्मक होती है, ठीक है, मात्रात्मक होती है, संख्यात्मक होती है। संख्यात का मतलब है क्वांटिटी, यानी आप उसको क्वांटिटी में, संख्या में काउंट कर सकते हो। ये जो होता है विकास, डेवलपमेंट, वो परिमाणात्मक, तो परिमाणात्मक दोनों जगह आ रहा है, तो इसलिए वो एक ही चीज़ देता है कि इधर परिमाणात्मक दे दिया तो इधर इसके साथ ध्यान रखना गुणात्मक। मेन चीज़ है इधर क्वांटिटी, मात्रा के लो, संख्या के लो, क्वांटिटी की बात कर रहा है। यहाँ जो बात होती है वो होती है क्वालिटी की। ठीक है, वो बात करता है क्वालिटी की। जैसे कोई कह रहा है कि मैं 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ और कोई 10 घंटे पढ़ के भी माना नहीं पढ़ पा रहा और कोई 2 घंटे पढ़ के ही पास हो रहा है, तो यानी वो 2 घंटे की जो पढ़ाई कर रहा है वो किसी कर रहा है, क्वालिटी वाली कर रहा है। तो विकास क्या होता है, वो गुणात्मकता पे आधारित होता है। विवृद्धि सूचक, यानी जो अभिवृद्धि होती है उसमें हमेशा बढ़ना ही है। कि पहले आपकी जो लंबाई अगर 3 फुट 5 इंच थी, बाद में 3 फुट 7 इंच हो गई, तो यानी वो बढ़ेगी, घटेगी कभी नहीं। लेकिन जो विकास है उसमें वृद्धि भी हो सकती है और उसमें ह्रास भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे होते स्कूल में या ट्यूशन्स जा रहे तो इंटेलिजेंट है और बाद में ट्यूशन जाना बंद कर दिया, या जैसे अभी प्रमोट किया जा रहा है बच्चों को, है ना, घर पे ही है, तो उस वजह से उनमें क्या आ गया, ह्रास आ गया। यानी विकास की दर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, लेकिन जो वृद्धि है वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा प्लस में ही होगी। फिर है कुछ समय पश्चात रुक जाना। तो आप जानते हो जो लंबाई हमारे, हम इसको लंबाई से देख रहे हैं विवृद्धि को, तो जो लंबाई बढ़ना होता है मनुष्य में वो एक समय सीमा बाद में क्या हो जाती है, रुक जाती है। और जबकि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। व्यक्ति मतलब जीवन के आरंभ से लेकर के, यानी गर्भावस्था के लिए, वहाँ से लेकर के और मृत्यु आने तक लगातार सीखता रहता है। ठीक है, फिर है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, ये हमको दिखाई देती है, प्रत्यक्ष का मतलब दिखाई देती है, और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, ये हमको दिखाई नहीं देता, ये अनवरत रूप से चलता रहता है। फिर अभिवृद्धि का निश्चित क्रम नहीं होता। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कभी लंबाई बढ़ गई, फिर रुक गई, फिर बढ़ गई, लेकिन जो विकास होता है उसका क्या होता है, निश्चित क्रम होता है। कि आप जो भी स्टडी करते हो सब कुछ पहले एक टॉपिक क्लियर करते हो, फिर दूसरा समझ में आता है, तो वही चीज़ है कि इसका क्या होता है, निश्चित क्रम होता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। क्या किया जाएगा, यहाँ से एक इधर लिख दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इनको आप अच्छे से ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और बार बार रीडिंग करके अच्छे से डिफाइन कर लो, क्योंकि C-TET में सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर दोगे तो यहीं से पूछे गए, और आपके भी 1% पूरा चांस है यहाँ से बनने का। यहाँ से नहीं बनेगा तो कहाँ से बनेगा, फिर आपके जो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, अवस्थाओं पे बनेगा, और 1% आपके जो सिद्धांत है वहाँ से देखने को मिलेगा। तो 1% आपके यहाँ से बनने के, क्योंकि 5% आएंगे इस यूनिट में से, तो 1% जो हमको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से देख लो, याद कर लो, क्योंकि इन्हीं पे प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो आगे हम और बात करते हैं। आगे देखो, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो श्रीमती हरलोक थी, क्योंकि यही थी जिसने सबसे पहले गर्भावस्था की बात कही कि हमको जो बाल विकास है या बाल मनोविज्ञान है उसका अध्ययन कहाँ से करना चाहिए, गर्भावस्था से करना चाहिए, कल हमने बात की थी। तो इन्होंने विकास क्रम को कितने भागों में बांटा, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कितने भागों में बांटा, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न तो आपके यहीं पूछ लिया जाएगा कि हरलोक ने कितने भागों में बांटा, तो वहाँ आपको दे दिए जाएंगे 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यही याद रखो कि 4 भागों में बांटा। तो पहला प्रश्न तो आपको यही याद रखना है, कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा भाग नहीं बताया। अब वहाँ आपको ये चारों नाम याद रखने हैं,
क्योंकि इनमें से हो सकता है कि एक बदल दिया जाए। तो उस कंडीशन में आपको दूसरा प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा। तो देखो, नंबर 1 है आकार में परिवर्तन, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुराने चिन्हों का लोप और चौथा है नवीन चिन्हों का उदय। अब अगर यहाँ भी प्रश्न नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा? तो फिर आपके यहाँ प्रश्न बनेगा। जैसे प्रश्न आ जाए, दूध के दांतों का लुप्त होना हरलोक महोदय के अनुसार कौन सा परिवर्तन है? तो फिर आपको ध्यान देना होगा कि ये आएगा पुराने चिन्हों का लोप। यानी फिर तीसरा प्रश्न हमको इसके उदाहरण पे देखने को मिलेगा। यानी हमको ये सारी चीज़ याद कर लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो और अच्छे से याद कर लो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आपको, जिसको हम कहें रट्टा मारने की, तो ये चीज़ रट्टा मारने की, यहाँ कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। एक बार लिखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, देखो आकार में परिवर्तन, आकार का मतलब है कि अंगों की ऊंचाई, कि बच्चे की जो हाइट है वो ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है उसमें, उसके वजन का बढ़ जाना, शब्द भंडार का बढ़ जाना, तो ये आएगा आकार में परिवर्तन। दूसरा उन्होंने परिवर्तन कहा है कि जो परिवर्तन होता है वो होता है अनुपात में। अनुपात का मतलब है कि पहले व्यक्ति कल्पनाशील जी रहा था, बाद में वास्तव में उसमें वास्तविकता आ जाती है कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, हम तो फिल्मों में ऐसा देखते हैं। तीसरा है पुराने चिन्हों का लोप। पुराने चिन्ह का मतलब है जैसे उसके दूध के दांतों का लुप्त हो जाना, पीनियल या थाइमस ग्रंथि होती है तो इसका लुप्त हो जाना, ठीक है। नवीन चिन्हों का उदय, नवीन चिन्हों का उदय से मतलब है जैसे उसके स्थायी दांतों का आना। तो पहले दूध वाले दांत थे, बाद में जिनको हम कहते हैं चाय वाले या स्थायी दांत आ जाते, तो स्थायी दांतों का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, तो ये किस तरह के परिवर्तन है? नए चिन्हों का उदय। तो आपको यहाँ क्या क्या प्रश्न याद रखने हैं? हरलोक ने कितने प्रकार बताए, कितने भाग बताए? 4। कौन कौन से बताए? तो ये 4 भाग ध्यान में रखने हैं, आकार में, अनुपात में, पुराने चिन्हों का लोप और नवीन चिन्हों का उदय। कोई कठिन नहीं है, यहाँ लोप हो रहा है पुराने चिन्हों का, जब पुराने जाएंगे तो नवीन दूध के दांत की जगह स्थायी दांत आ जाएंगे। तो आप आसानी से इनको याद रख सकते हो। आगे जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि विकास के जो सिद्धांत थे वहाँ से हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो देखो, विकास के सिद्धांत की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ये 10-12 सिद्धांत है, 9 मैंने लिखे और 1-2 है जो भी लिख देंगे। तो आपको ये सारे के सारे याद करने, बार बार लिखोगे और समझोगे तो आपको याद हो जाएगी, कोई कठिन नहीं है। और मैं आपको इनकी एक ट्रिक बता दूंगा कि कैसे इनको याद रखा जा सकता है, पर फिर भी आपको एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। तो आप देखो, निरंतरता का सिद्धांत यानी ये निरंतर चलता रहता है कि बच्चा जब गर्भ में आता है, गर्भ से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये लगातार चलता रहता है, अनवरत रूप से चलता रहता है, दिन रात चलता रहता है। निश्चित क्रम का मतलब है कि पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर बाद में जाकर के आपकी क्या होगा, फिर किशोर अवस्था आएगी। तो इस तरह से ये आपके क्रम चलता रहेगा। फिर है चक्राकार विकास का सिद्धांत। जो चक्राकार विकास के सिद्धांत का मतलब है कि ये वर्तुलाकार होता है, ठीक है, वर्तुलाकार होता है और रेखीय नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान में रखना कि ये वर्तुलाकार होता है और रेखीय नहीं होता, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो विकास होता है वो रेखीय होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो विकास होता है वो कैसा होता है, वो हमारे वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसा थोड़ी है कि केवल किसी की झट से लंबाई बढ़ जाए। ये वर्तुलाकार का मतलब है इस तरह से, ठीक है। पहले लंबाई बढ़ती है, फिर शरीर में मतलब थोड़ा सा मोटा होने लगता है, फिर उसकी लंबाई बढ़ती है, फिर शरीर थोड़ा सा मोटा होने लगता है, फिर लंबाई बढ़ती है। मतलब ये इतना धीमी गति से होता है, हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन इसे हम कहते हैं वर्तुलाकार, ठीक है। फिर है संबद्धता का सिद्धांत। संबद्धता का मतलब है शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक पक्ष है सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर अलग चल रहा है, मन अलग चल रहा है। तो संबद्धता का मतलब है कि शरीर का जो पूरा है वो क्या होता है, संबंध होता है, विकास एक दूसरे से संबंधित होता है। तभी तो कहा जाता है कि अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा है तो आपका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा है तो आपका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, ठीक है। जो लोग चिड़चिड़े होते हैं तो उनका सामाजिक विकास अच्छा होता है क्या? वो आपस में एक दूसरे से झगड़ते ही रहते हैं। फिर है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का मतलब है कि पहले हम क्या करते हैं, पूरे हाथ का उपयोग करते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, पहले किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पूरे हाथ का उपयोग करता है और बाद में पकड़ने के लिए केवल उंगलियों का उपयोग करने लगता है। तो हमने क्या सीख लिया, मतलब एकीकरण सीख लिया। फिर है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का मतलब है सभी में समान। सभी में समान का मतलब है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो भी व्यक्ति है
हर व्यक्ति का जो विकास है, जैसे चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, होने के बाद ये थोड़ी चलने लग गया। जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ेगी, 6 महीने का आएगा तो पहले बैठना सीखेगा, चाहे अमीर का हो, ये थोड़ी है कि अमीर का है तो होते ही चलने लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना, समान प्रतिमान, प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल, यानी हाथी का बच्चा हाथी की तरह पनपेगा, मछली का बच्चा है तो मछली की तरह दिखेगा, मछली की तरह उसका विकास होगा। मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य की तरह उसका विकास होगा। यानी जो डेवलपमेंट है वो किसके अनुसार होगा, जिस तरह का वो उसकी संतति ने जन्म लिया है या जैसे उसके माता पिता, उसी तरह का उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है कि चाहे हम ये कह लें कि दो जुड़ा हुआ भाई बहन हो, भाई हो या बहन हो, लेकिन उनमें भी हमको इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है, उनमें भी हमको व्यक्तिगत जो विभिन्नता है यानी उनके विचारों में भिन्नता हो सकती है। हो सकता है एक पुलिस हो और दूसरा चोर वाला विचार रखता हो, तो इसे हम कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो यहाँ पे अक्सर क्या करता है, इसमें चेंज कर देता है। औरों में तो क्या चेंज करेगा, लेकिन इसमें ज़रूर चेंज कर देता है और यहाँ बना दिया जाता है आपके विशिष्ट से सामान्य। और हमने जब पढ़ा होता है, ध्यान नहीं दिया होता, तो हम कहते हैं यार ये तो सही है। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ पे, सामान्य से विशिष्ट, यानी पहले हम सामान्य गतिविधियाँ करते हैं और उसके बाद में जाके धीरे धीरे फिर विशिष्ट गतिविधियाँ करने लगते हैं। फिर है निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का मतलब है कि जो विकास है उसकी दिशा होती है। दिशा कैसे होती है कि जो सबसे पहले किसका विकास होगा, पहले होगा सिर का, और सिर के बाद में फिर धड़ का विकास होगा, धड़ के बाद में पैर का विकास होगा। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि सिर से पैर की ओर विकास किस क्रम में चलता है। तो आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले उसका सिर सबसे बड़ा होता है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि पूरी बॉडी को, सिर को कंट्रोल करना है। तो पहले सिर का विकास होगा, फिर धड़ का होगा, और अंत में किसका विकास होगा, तो पैर का विकास होगा या पाँवों का विकास होगा। इसी वजह से कई बार जो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं 8 महीने में या समथिंग, ठीक है, 7 माह से, तो आपने देखा होगा कि उन बच्चों का विकास अगर प्रॉपरली नहीं हो पाता तो वो विकलांग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पाँव का विकास हो ही नहीं पाया। तो ये कुछ चीज़ें अब आप कहोगे सर कैसे याद रखें, तो देखो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। आप ये एक इस चीज़ को रट लेना है या याद कर लेना, क्या, NNC, ठीक है, SASV, ये V यहाँ लिखेंगे ना, एक सेकंड रुको, देखो दोबारा, N इससे लिखते हैं, NC यानी चक्राकार, N यानी निश्चित क्रम का, N यानी निरंतरता का, फिर S, फिर A यानी एकीकरण याद आ जाना चाहिए, S का मतलब समान प्रतिमान का, फिर V यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का, फिर S और फिर N। इस क्रम में आप याद करना। कैसे याद करना, NNC, SA, SV, SN, यानी मैंने इनको इस तरह से जमाया है कि आपको एक बार S आए, फिर A आए, फिर S आए। अब देखो यहाँ A लिखते हैं तो यहाँ भी आप थोड़ा सा आसानी से अगर आप भूल जाओ तो देखो A को ऐसे लिखा और इसको अगर उल्टा कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ इस तरह से A बन रहा है, इसको अगर अपोजिट कर दें तो इस तरह से आपके V याद आ जाएगा, ठीक है। और A और V को मिला दें तो अगर आप A और अगर V को मिला दो तो ये मिलने के बाद क्या बन जाएगा, एक तरह से N बन जाएगा। तो याद क्या करना है, यहाँ मेरा नाम है N याद रख सकते हो आप आसानी से, तो आपको याद हो जाएगा, देखो NNC, ठीक है, N यानी निरंतरता का, N यानी निश्चित क्रम का, C यानी चक्राकार, S यानी संबद्धता का। क्योंकि वैसे अगर आप रटोगे तो आप भूल जाओगे, आपको ये याद ही नहीं रहेगा कौन सा है नहीं है, तो इसलिए आप ये याद रखो, NNC यानी N यानी निरंतरता, N यानी निश्चित क्रम का, C यानी चक्राकार, S यानी संबद्धता का, A यानी एकीकरण का, फिर S यानी समान प्रतिमान का, V यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का, फिर S यानी सामान्य से विशिष्ट, और फिर N यानी निश्चित दिशा का सिद्धांत। तो मैंने भी याद कर रखा है और मैंने 1-2 बार लिखा, आप भी 1-2 बार लिखो और इनको याद करो, NNC, SASV, SN हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है, आसानी के साथ याद हो जाएगा। और अगर आपको ये याद हो गए तो एक बार इनके ये देख लो। वैसे ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं वो आपके इन्हीं में से बनते हैं। इनमें से भी मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा जो चेंज करके देते हैं वो ये वाली लाइन चेंज करके दे देते। यहाँ सामान्य से विशिष्ट की जगह क्या दे देते, विशिष्ट से सामान्य दे देते। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप आसानी के साथ ये वहाँ पे
सोल्व कर दोगे और यहाँ से बहुत बार प्रश्न बने। तो और कुछ एक दो सिद्धांत हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। ये देखो कुछ सिद्धांत और हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, यानी विकास की आप क्या कर सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जिसे हम कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो अगर बच्चा बचपन से ही इंटेलिजेंट है तो हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बड़ा होके तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा अधिकारी पद पे बनेगा। वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया का सिद्धांत, तो ये भी याद रखना, ये भी कथन दे देते कि जो वंशानुक्रम और वातावरण है ये क्या है, अंत्यक्रिया। अंत्यक्रिया यानी एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ अंत्यक्रिया होती है तभी व्यक्ति का क्या हो पाता है, तभी विकास हो पाता है। अगर आप उसका वंशानुक्रम अच्छा नहीं है, ठीक है, केवल वातावरण दे रहे हो तो भी फ़ायदा नहीं है। जैसे हम एक बीज के संदर्भ में समझ लें कि माना नारियल का बीज है, उसको आपने रेगिस्तान में बो दिया, अब उसको जो वातावरण चाहिए वो आप उसको वातावरण नहीं दे पा रहे, तो क्या उसका विकास संभव है? क्या विकास संभव नहीं है, ठीक है। और एक वंशानुक्रम खराब है, वातावरण आपने बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन अगर बीज ही अच्छा नहीं है तो वो पेड़ पौधे भी नहीं पनप पाएंगे। तो वृद्धि और विकास की दर और गति एक सी नहीं रहती है, तो भविष्यवाणी की जा सकती है। अंत्यक्रिया होती है किसमें, वातावरण और वंशानुक्रम के बीच। फिर वृद्धि और विकास की जो दर है या जो गति है वो हमेशा समान नहीं रहती, वो बदलती रहती है, ठीक है। कभी विकास होता है फिर रुक जाता है, अलग अलग तरह से, मतलब रुकता तो नहीं है, निरंतर चलता रहता है। लेकिन उसकी जो, जैसे आपने ये मान लो हाईवे पे गाड़ी आप चलाते हो, तो जिसे आप देखते हो कि अगर हम 100 की स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो स्पीड होती है वास्तविक वो एक तरह से एवरेज स्पीड 80 के समथिंग आती है। क्यों? क्योंकि कभी हम 100 पे होते हैं और कभी हम 60 पे भी होते हैं, कभी ब्रेक लगा के 40 पे भी होते हैं। तो एवरेज जो है, अगर हमको 80 किलोमीटर पार करना है तो भले ही 100 पे गाड़ी चल रही है, तो उसी तरह से जो वृद्धि और विकास है उसकी दर भी, गति भी क्या नहीं रहती, एक समान नहीं रहती। तो 3 ये सिद्धांत भी आपको याद रखने हैं। इस तरह से इसके जो 12 सिद्धांत है विकास के, और इन पे अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है, तो इनको आप बार बार पढ़िए, याद कीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि इनको आप ज़रूर पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्योंकि प्रश्न इन्हीं में से एग्जामिनर बना देगा। तो ये है विकास के सिद्धांत। और कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। देखो आगे हम बात करते हैं विकास की अवस्थाओं की। तो ये एक सामान्य वर्गीकरण है, कुछ मनोवैज्ञानिक उन्होंने अलग अलग वर्गीकरण दिया है, लेकिन उससे पहले आपको क्या ये वर्गीकरण समझना होगा। जब आप ये समझ जाओगे तो वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और आगे जो हमारे जो टॉपिक आएगा वो यही आएगा कि विकास की अवस्था है। तो हमको जो प्रश्न बनेंगे वो यहीं से 1 या 2 प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे कि गर्भावस्था से भी वो प्रश्न दे सकता है। फिर शेषावस्था का सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, है ना। इसी तरह से बाल्यावस्था का भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारे विकास हमको पढ़ने। तो ये चीज़ें इसमें हमको पढ़ना क्या है, तो विकास की अवस्था वैसे हम 5 लेके चल रहे हैं यहाँ पे, कि गर्भावस्था कब से होती है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक। अब बालक का जन्म 7 महीने में हो गया, तो वैसे जो गर्भधारण की जो अवधि मानी गई है वो मानी गई है 280 डेज, ठीक है। और विस्तृत चर्चा जब गर्भावस्था पढ़ेंगे तब हम करेंगे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अभी सिर्फ ये ध्यान रखो, गर्भावस्था क्या है कि गर्भ धारण करने से लेकर के जब तक जन्म नहीं हो जाता वो वाली अवस्था कौन सी कहलाती है, गर्भावस्था। फिर है शेषावस्था। शेषावस्था जन्म, जब बच्चे का जन्म हो गया तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का नहीं हो जाता, ठीक है। कई किताबों में आपको 5 वर्ष भी देखने को मिलेगा। तो जन्म से लेकर के जो 6 वर्ष तक नहीं हो जाता तब तक वो क्या कहलाता है, शैशव अवस्था कहलाता है। फिर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है कि 6 से लेकर के 12 साल तक का बच्चा नहीं हो जाता तब तक वो क्या कहलाता है, बालक कहलाता है। फिर उसके बाद में किशोर अवस्था, 12 से लेकर के 18 साल तक का जो बालक होता है उसको किशोर कहते हैं, लड़की को किशोरी कहते हैं। तो किशोर अवस्था होती है 12 से लेकर के 18। और प्रौढ़ावस्था, 18 वर्ष के अधिक जो बालक बालिका होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रौढ़ावस्था। लेकिन ये जो प्रौढ़ावस्था ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको कहाँ तक पढ़ना है, तो हमको सिर्फ ये 4 अवस्थाओं का अध्ययन करना है कि ये जो 4 अवस्था है, और इनमें भी ये जो 3 अवस्था है, विशेषकर जो प्रश्न है वो हमको इन 3 अवस्थाओं पे ही देखने को मिलते हैं। यहाँ से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, फिर भी बाई चांस क्या बनता है, तो यहाँ से जो आपका अगर लेवल बने तो वहाँ आपके ज़रूर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। जो रीट लेवल सेकंड है तो वहाँ यहाँ से बहुत कम है कि बाई चांस प्रश्न बने। ज़्यादातर चांस इन तीनों अवस्थाओं के रहते हो। इन तीनों अवस्थाओं से आपको 2 या 3 प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो
ये सबसे पहले आप याद रखो, गर्भावस्था कब से कब तक है, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। वो इनका क्रम भी पूछ सकता है, इनके क्रम के आधार पे ये वाली अवधि भी दे देता है, और इन अवधियों के आधार पे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो उन सब की हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये फिर चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं अगर किशोर बोलूँ तो आप समझ जाना कि 12 से लेकर 18 साल की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए। इसको कुछ नहीं है, 1 या 2 बार लिखो तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब आगे हम विकास की अवस्थाएं, इन अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और है कि विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित कर रहे हैं, तो हम थोड़ी सी बात वहाँ भी करेंगे। वहाँ से भी हमारे कई बार प्रश्न बने, तो क्या क्या तत्व है जो हमारे, या क्या कारक है जो विकास को प्रभावित करते हैं, तो उनकी भी चर्चा हम करते हैं। तो देखो, विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है या तत्व दे दे आपको, या यानी फैक्टर, ठीक है, हमारे जो डेवलपमेंट है उसके कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट होते हैं। तो एक तो उसको इफेक्ट करने वाला पहला प्रमुख कारक तो होता है वंशानुक्रम। जो हमको माता पिता से जो गुण मिले होते हैं, जो हमको वंश क्रम मिला होता है, तो वंशानुक्रम होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है वातावरण। दूसरा जो प्रमुख कारक माना गया है वो है वातावरण। इनमें भी हमको ज़्यादा इफेक्ट क्या करता है, तो पहले के जो मनोवैज्ञानिक है वो सब यही मानते हैं कि वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम पे ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन वर्तमान के जो मनोवैज्ञानिक है वो वातावरण को ज़्यादा कारक मानते हैं कि ये वातावरण अगर बालक को अच्छा दे दिया जाए तो उसका विकास क्या हो जाएगा, प्रभावित हो सकता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण। अब वंशानुक्रम पे क्या क्या प्रश्न बनते हैं तो उनको ज़रा हम देख लेते हैं। तो देखो, वंशानुक्रम क्या होता है कि बालक को जो गुण या विशेषताएं अपने माता पिता से, या माता पिता, या हम कह सकते हैं पूर्वज भी लिखा हुआ आ सकता है, तो माता पिता या पूर्वज से गर्भाधान के समय प्राप्त होती है, उन्हें हम वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं, यानी हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी, वंशानुक्रम, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी को कोई बीमारी है तो वो उनके जो आने वाली संतति उनको भी वो बीमारी हो जाती है, तो उसका कारण क्या माना गया, उसका कारण माना गया है वंशानुक्रम। जैसे कि जो कलर ब्लाइंड होता है तो वो वंशानुक्रम रोग है, तो उसकी वजह से अगर वो माता पिता में है तो वो उनकी आने वाली संतति में भी हस्तांतरित हो जाता है, और इसकी वाहक माता ही होती है। लेकिन माता में ये रोग उजागर नहीं होता, और उसकी जो आने वाली संतति होती है उस पीढ़ी में वो रोग उजागर होता है। तो ये होता है वंशानुक्रम। अब इसके क्या क्या सिद्धांत दिए गए तो हम उनकी बात करते हैं। देखो, वंशानुक्रम के सिद्धांत में हम सबसे पहले बात करते हैं बीजमैन के सिद्धांत की। बीजमैन ने क्या सिद्धांत दिया, तो आपसे पूछ लेगा जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। अब वो आपको क्या है कि यहाँ मैंने बीजमैन लिखा है, लेकिन हो सकता है वो आपको बीजमैन नहीं लिख करके देगा, वो आपको प्रश्न ऐसे देगा, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया, कौन से मनोवैज्ञानिक है, ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है। अभी हम और चर्चा करेंगे तो वो 4 एक तरफ दे देगा, 4 एक तरफ दे देगा, मिसमैच वाला प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया है, तो बीजमैन ने। तो आप यहीं से याद करना, बीजमैन क्या कहते हैं, बीजमैन थे जर्मनी के। तो आप इस जैसे भी याद रख सकते हो कि बीज, तो जैसे जर्मनी याद कर लेना। जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, बीजमैन का ये मानना है कि अब यहाँ निरंतरता, निरंतरता का मतलब क्या है, रेगुलर। तो जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहता है, हस्तांतरित होता रहता है। अगर ये नष्ट हो जाएगा तो फिर नई संतति कैसे जन्म लेगी। ठीक है, तो ये एक परंपरा, मतलब प्राचीनता से मान लो या हमेशा मान लो कि जो एक, ये मान लो एक बीज है, तो बीजमैन नाम क्यों दिया, तो इन्होंने, बीजमैन ने सिद्धांत दिया कि जैसे कोई आप बीज बोओ तो बीज बोने के बाद वृक्ष आएगा, वृक्ष के बाद माना उसमें आम लगे, आम के गुठली आई, फिर गुठली को बोओगे, फिर आम का वृक्ष बनेगा, फिर गुठली आएगी, यानी ये निरंतर चलता रहता है। इसके अंदर जो जनन द्रव्य होता है वो कभी नष्ट नहीं होता और हो भी नहीं सकता। इन्होंने क्या प्रयोग किया, इन्होंने प्रयोग किए थे, ये प्रयोग भी पूछ लेते कि इन्होंने किस पे प्रयोग किया, तो इन्होंने प्रयोग किया था चूहों के ऊपर। और इन्होंने क्या प्रयोग किया, तो इन्होंने प्रयोग ये किया कि इन्होंने चूहों की पूँछ को काट दिया। ठीक है, लेकिन ये पूँछ को काटते गए और जो नई पीढ़ी आती गई उसमें पूँछ फिर उग जाती थी, फिर ये चूहे की जो, मतलब ये मान लो फिर पूँछ काट दिया करते थे, फिर जो नई संतति होती थी, उनके जो संतान होती थी, उनके फिर पूँछ आ जाती थी, फिर उनकी पूँछ काट देते थे, फिर उनकी पूँछ आ जाती थी। तो इन्होंने देखा कि ये पूँछ काटने के बावजूद भी इनके पूँछ आ रही है, इसका कारण क्या है कि इनके शरीर के अंदर जो जनन द्रव्य, क्योंकि ये जो उनको नष्ट कर रहे थे, उनकी पूँछ को जो काट रहे थे वो एक बाहरी रूप था, जबकि जो जनन द्रव्य वो एक आंतरिक चीज़ है। तो इस वजह से इन्होंने देखा कि जनन द्रव्य नष्ट नहीं हो रहा है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित
हो रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे एक और इन्होंने सिद्धांत दिया, बीजमैन ने क्या सिद्धांत दिया, उपार्जित गुणों के असंचरण का। ठीक है, ये ध्यान रखना, असंचरण का सिद्धांत। असंचरण का मतलब है, इन्होंने कहा कि जो उपार्जित गुण, उपार्जित का मतलब होता है अर्जित गुण, उपार्जित का मतलब होता है अर्जित गुण, जो हम अपनी मेहनत के बूते हासिल करते हैं, तो अर्जित गुणों का क्या नहीं होता, संचरण नहीं होता, यानी वो दूसरी पीढ़ी में नहीं जा सकते। जैसे पिता अगर व्यवसायी है, ठीक है, पिताजी ने बहुत मेहनत करके कोई व्यवसाय खड़ा किया, लेकिन बेटा है, बेटा क्या है, बेटे की खेल में रुचि है, तो वो खिलाड़ी बन गया, वो उसमें वो सारे गुण थोड़ी आ गए, उसके लिए उसको वो सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी, तभी जाके वो क्या होगा, वो अच्छा मतलब व्यवसायी बन सकता है। तो जो अर्जित गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होते, उनको हमको क्या करना पड़ता है, उनको हमको वातावरण से ग्रहण करना होता है, वो वंशानुक्रम पर डिपेंड नहीं होते। अगर आप उस वातावरण में रहते हो तो ही आप उन चीज़ों को सीख पाओगे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी बीजमैन ने दिया था। इन्होंने क्या कहा और क्या चीज़ कही, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरह से हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि अगर कोई महिला है और वो ब्यूटी पार्लर जा कर के अपने बालों को मतलब जिसको कहें हम रोल बनवा लेती है, गोल करवा लेती है, तो वो भारी चीज़ है, वो अर्जित की हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपने बालों को रोल करवा लिया, घुंघरालू करवा लिया, तो उसकी जो बेटी होएगी उसके भी घुंघरालू बाल हो जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें बाहरी है, जो केवल आंतरिक चीज़ें होती है उन्हीं का होता है। तो इन्होंने दोनों तरह के सिद्धांत दिए, आंतरिक गुणों से संबंधित भी दिया और ये असंचरण का सिद्धांत बाहरी गुणों से संबंधित भी दिया। तीसरा जो सिद्धांत है वो है हमारे उपार्जित गुणों के संचरण का, ये है असंचरण का। अब देखो तीसरा सिद्धांत हमारा है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, वहाँ हमने पढ़ा था असंचरण का। लेकिन इसके बाद में जो विद्वान हुए लेमार्क, उन्होंने एक प्रयोग किया किस पे, जिराफ के ऊपर। तो ये भी एक बार पूछा था कि जिराफ पे प्रयोग किसने किया या लेमार्क ने किस पे प्रयोग किया, तो ये ध्यान रखना जिराफ के ऊपर। फिर लेमार्क, तो देखो यहीं से आप याद रखना, लेमार्क आप भूल जाओगे तो ले से लंबी गर्दन वाला, और लंबी गर्दन वाला जानवर कौन सा होता है, तो आपको याद आ जाएगा जिराफ। तो इन्होंने ये कहा कि जिराफ है उसकी प्रारंभ में गर्दन छोटी थी, घोड़े के जैसी थी, और वो घास ही खाया करता था, लेकिन वो एक शरीफ जानवर है, और धरती के जो अन्य जानवर है वो उसको मतलब सींग वाले मान लो, गाय मान लो, भैंस मान लो, तो उसको घास नहीं खाने दी, तो धीरे धीरे वो पेड़ों को खाने लगा। जब पेड़ भी नहीं बचे तो वो अपनी गर्दन को लंबी करता गया, और धीरे 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 मतलब लंबी करने का मतलब है खिंचाव पैदा करता गया, तो धीरे धीरे उसकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। और बाद में उनकी जो आने वाली संतति है उनमें भी लंबी गर्दन पाई जाती है, और हम देखते हैं कि वर्तमान में भी जो जिराफ है उसकी गर्दन सबसे लंबी देखने को हमको मिलती है। तो जो जिराफ है उनमें क्या हो रहा है, गुणों का संचरण हो रहा है। तो इनका मानना ये है कि अगर पिता व्यवसायी है तो उसका जो बेटा है वो भी क्या हो सकता है, सफल व्यवसायी हो सकता है। तो ये कहते हैं कि जो हम अर्जित गुण करते हैं वो हम अपनी संतति को भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन जो रोल होता है वो आप ये ध्यान रखना, इसमें जो मेन रोल है वो है वातावरण का। अब जैसे अगर आप माना टीचर बन रहे हो, अब अगर आप चाहो कि आपका बच्चा भी अगर टीचर बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बन सकता है, लेकिन क्या है कि आपको उसी तरह का वातावरण देना पड़ेगा, आपको उसको उसी तरह से क्या करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, तभी वो बन सकता है। तो इन्होंने ये सिद्धांत उपार्जित गुणों के संबंध में दिया। तो यहाँ ये ध्यान रखना, अगर संचरण की बात कहे तो लेमार्क आएगा, और असंचरण की बात कहे तो बीजमैन आएगा। फिर हम आगे बात करते हैं जीव सांख्यिकी का। जो चौथा सिद्धांत है हमारा उसका नाम है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, और इसको जो देने वाले थे वो थे गोल्टन। तो जो गाल्टन का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, तो इसी गेसे गाल्टन, गेसे याद रखना गुणों। तो इन्होंने कहा कि जो गुणों का हस्तांतरण है वो पूर्वजों से होता है, यानी माता पिता से नहीं होता, वो पूर्वजों से भी होता है। ठीक है, क्योंकि जो माता पिता में जो गुण आए वो कहाँ से आए, वो उनके माता पिता से आए, और प्रत्येक अगली पीढ़ी में जो गुण हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जब कोई भी संतति बनती है, तो जब कोई संतति का निर्माण होता है तो वो दो जनों से मिलकर बनती है, एक तो होती है माता और एक होता है पिता।
तो आधे गुण तो आते हैं माता के और आधे गुण आते हैं पिता के। इसी तरह से जब माता बनी तो यहाँ पे थे पिता और यहाँ माता, तो इनके आधे आधे गुण इनमें आए थे, यानी इनके आधे गुण इसमें आए और इनके आधे गुण इसमें आए, यानी कि जो यहाँ जो उनके माता के जो पिताजी थे वो नाना जी, तो नाना जी के 1/4। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो दादाजी और दादी जी, तो दादा और जो दादी है तो उनके भी हमें कितने गुण आएंगे 1/4। और अगर हम परदादा या परदादी की बात करें तो उनके कितने गुण आएंगे 1/8। तो इस तरह से प्रत्येक संतति में जो गुण हैं वो क्या होते जाते हैं, आधे होते जाते, ये इन्होंने बात कही। इसके बाद अगला हमारा नियम आता है मेंडल का नियम, ठीक है, जो कई बार पूछा भी गया है कि आनुवांशिकता का नियम किसने दिया, आनुवांशिकता का सिद्धांत। आनुवांशिकता का सिद्धांत देने वाले थे ग्रेगर मेंडल, ठीक है। तो ज़्यादातर आप मेंडल ही ध्यान रख लो, मेंडल, ठीक है। वैसे इनका नाम था जॉन ग्रेगर मेंडल। ये चेकोस्लोवाकिया के पादरी थे, तो कहाँ के थे, चेकोस्लोवाकिया के पादरी। पादरी यानी होता है पुजारी, यानी वहाँ पे जो एक तो पोप होता है बड़ा पदाधिकारी और एक होता है पादरी, तो यानी वहाँ के जो चर्च था वहाँ के पादरी थे, ये पुजारी थे। तो इन्होंने भी एक प्रयोग किया था। अब ये आपको मैंने क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है कि इन पे प्रश्न पूछा जा सके। वैसे कम चांस है लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं और सेकंड ग्रेड में हो सकता है ऐसा बन जाए आपके, तो वहाँ आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते कि कौन इनमें वैज्ञानिक नहीं था या ये नहीं था, तो ध्यान रखना कि ये क्या थे, ये पुजारी थे, पादरी थे। इन्होंने क्या प्रयोग किया, तो इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो किए थे मटर के ऊपर, ठीक है। किस पे प्रयोग किए थे, तो आप याद रखना इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो किए थे मटर के पौधों पे प्रयोग किए थे इन्होंने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ इन्होंने एक प्रयोग किया था सफ़ेद और काले चूहों को लेकर के, सफ़ेद चूहे और काले चूहों को लेकर के। तो क्या प्रयोग किए, तो क्या निष्कर्ष निकला उसकी हम बात कर लेते हैं। इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो क्या कहा, तो ध्यान रखना मौलिक गुण तीसरी पीढ़ी में प्रकट हो जाते। तो यहाँ आपके प्रश्न दे देगा मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाला या किस पीढ़ी में जो गुण है वो वापस से प्रकट हो जाते। तो इनका मानना ऐसा था कि जो नानी के गुण हैं वो माता में नहीं आकर के उसकी जो नातिन होते हैं उसमें ज़्यादा आते, ठीक है। जो गुण माता में नहीं आ पाए वो गुण दबे हुए रह गए, वो गुण उसकी जो बेटी होती है उनमें वो प्रकट हो जाते। और दूसरी बात की कि जो दादा है, दादा के गुण पिताजी में आएंगे, पिताजी से जब हम मतलब उत्पत्ति होगी पोते की, तो पोते में, ठीक है, पोते में क्या होएंगे, दादा के गुण किस में आएंगे, पोते में आएंगे। तो ये इन्होंने कहा कि प्रत्येक तीसरी पीढ़ी में जाकर के वो क्या हो जाते हैं, गुण प्रकट हो जाते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने कही थी। और इन्होंने 3 नियम भी दिए थे वंशानुक्रम के, तो उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से नियम दिए थे। तो देखो पहला जो नियम दिया था वो दिया था समानता का नियम, समानता का नियम। तो ये भी पूछा जा सकता है कितने नियम दिए थे, तो 3 नियम दिए थे। पहले समानता का नियम दिया था, दूसरा दिया था भिन्नता का नियम, ठीक है, भिन्नता का नियम। और जो तीसरा नियम दिया था वो दिया था प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन, प्रत्यागमन का नियम। क्या कहा इन्होंने इसमें, तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। समानता के नियम का मतलब है कि जैसे माता पिता वैसे ही संतान, जैसे यानी माता पिता गोरे, जैसे माता पिता वैसी संतान, ठीक है। भिन्नता के नियम में इन्होंने क्या कहा कि जैसे माता पिता उससे कुछ भिन्न संतान, जैसे माता पिता उनसे कुछ भिन्न संतान, ठीक है। एक तो ये कि माताजी जैसी दिखती है उनकी बेटी बिल्कुल वैसी की वैसी दिखती है, या जैसे पिताजी दिखते हैं बेटा भी बिल्कुल वैसा का वैसा दिखता है। फिर जैसे माता पिता उनसे कुछ भिन्न संतान, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दादा दादी जी या नाना नानी के गुण भी ज़्यादा प्रकट हो गए, हमने नियम पढ़ा ना अभी, तो कुछ भिन्न भी हमको दिखते हैं, तो इसलिए ये भी एक कारण है, कुछ भिन्न संतान। फिर
ये जो है प्रत्यागमन का नियम, इसमें वातावरण का ज़्यादा इफेक्ट हो गया। इस वजह से क्या हो जाएगा, माता पिता से विपरीत संतान, माता पिता से कैसी विपरीत, जिसको देख करके लोग बाग के भैया लगता ही नहीं है कि ये आपका बच्चा है, तो माता पिता से बिल्कुल विपरीत संतान। क्यों? क्योंकि वातावरणीय कारकों या वंशानुक्रम में कुछ ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से क्या हो गया कि माता पिता से बिल्कुल विपरीत संतान उत्पन्न भी हो जाती है। तो ये इन्होंने 3 तरह के नियम दिए थे। तो आपको यहाँ एक और नियम को जोड़ के पूछ लिया जाएगा। तो पहले ही प्रश्न बनेगा कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। फिर कौन सा नहीं दिया, तो ये 3 ध्यान रखना, ये दिए थे, बाकी इनके अलावा जो भी है वो नहीं दिया था। तो इस तरह से आज हमने बात की वो इस वीडियो में हमने अभिवृद्धि, विकास के सिद्धांत, ठीक है, तो उनको आप याद रखना। तो ये जो सारी चीज़ की, फिर वंशानुक्रम, वातावरण और वंशानुक्रम पे हमको ये सिद्धांत देखने को मिलेंगे। अब जो हम आगे बात करेंगे वो आगे हम फिर एक एक अवस्थाओं की बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।